बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें हम अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। आज का हमारा लेक्चर पॉलिटिकल फेजेस फ्रॉम 1947 टू 1971। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फ्रॉम 1947 टू 1958। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत ही कुर्बानियों और अंत तक मेहनत से हासिल किया गया। पाकिस्तान जब एक न्यू स्टेट बना तो पाकिस्तान को डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसमें रेफ्यूजीज प्रॉब्लम थी। इट्स मीन डैट के काफ़ी तादाद में लोग मुसलमान हिंदू इलाकों से पाकिस्तान की जानिब आए थे। उनके लिए घरों की प्रॉब्लम्स थी, पनाहगाहों की प्रॉब्लम्स थी, रहाइश की प्रॉब्लम्स थी। उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस तरह से थी कि जितने भी बैंक्स थे, इंडियन बैंक था या जितने भी ज़्यादा बैंक थे, जितने भी प्राइवेट जो बैंकों की ब्रांचेस थी, वो ज़्यादा इंडियन मेजॉरिटीज़ या हिंदुओं के जो मेजॉरिटी इलाके थे वहाँ थी। और जो पाकिस्तान में थी, जो पाकिस्तान या जो मुस्लिम इलाकों की मेजॉरिटी में थी, वो जो थी वो भी माइग्रेट कर गई। जब पाकिस्तान सेपरेट बना तो वो भी माइग्रेट कर गई, तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल इशू भी फेस करने पड़े। उसके बाद जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन थी इंडिया का, क्योंकि एटीट्यूड ठीक नहीं था, इंडिया चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान सेपरेट हो, तो उन्होंने क्या किया कि जो फाइनेंशियल एसेट्स थे, जो पॉलिटिकल तो क्राइसिस थे ही, उसके साथ साथ जो जो डिफेंस के साथ जो हमारी फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे, मिल्स थी, जितना भी एसेट था वो पाकिस्तान को उसकी रेशो के मुताबिक नहीं दिया गया था। उसके बाद बाउंड्रीज का इशू आता है। बाउंड्रीज में बहुत सारे इलाके, बहुत सी प्रिंसली स्टेट जो कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहती थी, उनको इंडिया के हवाले कर दिया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सब जानते हैं कि जो 1947 से पहले ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो इंडिया की या सब कॉन्टिनेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो हिंदुओं के कंट्रोल में थी, क्योंकि हिंदुओं ने एजुकेशन हासिल की थी, वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट की थी। तो इस वजह से वो कामयाब हो गए कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज़्यादा जॉब्स हासिल कर सके। लेकिन मुसलमान पीछे रहा। मुसलमान ने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको हासिल नहीं किया था। तो इस बिना पर मुसलमानों को वो जॉब्स मिल ही नहीं पाई। और उसके साथ साथ एक और फैक्टर भी था। वो फैक्टर ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मुसलमानों को जो अच्छी या हाई रैंक की या हाई स्टेटस की जॉब्स देते ही नहीं थे। तो इस वजह से मुसलमान बैकवर्ड शिकार होते गए, तनज़ली का शिकार होते गए। तो इवन डैट के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पाकिस्तान जब मुआज़े वजूद में आया तो पाकिस्तान को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ओके, जिसमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थी, उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, प्रिंसली स्टेट प्रॉब्लम्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम थी। डिफरेंट प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान उतनी तेज़ से प्रोग्रेस नहीं कर पाया। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लियाकत अली खान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से, उनसे पहले मैं कायद-ए-आज़म की बात करना चाहूँगा। कायद-ए-आज़म एक लीडर थे, वो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे थे। उन्होंने इन प्रॉब्लम्स की वजह से अपना जो हेड क्वार्टर था कराची से लाहौर शिफ्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुदा को कुछ और ही मंजूर था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस कौम को, इस पाकिस्तान को तन्हा छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो उनकी वफ़ात के बाद जो कमांड मुल्क की संभाली गई वो लियाकत अली ख़ान थे। और लियाकत अली ख़ान एक सिंसियर, पैशनेट एंड डिवोटेड पर्सन थे। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही कुछ और बहुत सी कुर्बानियाँ दी। और डॉक्टर लियाकत अली ख़ान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे।
उन्होंने जो अचीवमेंट की, उन्होंने अचीवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी कि उन्होंने एफिशिएंटली कंट्रोल द रिवॉर्ड्स, कि उन्होंने जो उस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको कंट्रोल किया। उस वक्त जो रिफ्यूजीज पनाह गाहों की प्रॉब्लम्स थी या जो मुहाजिरीन आ रहे थे, वी नो डैट के बहुत ही तादाद में मुहाजिर आए थे, तो उनको भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। और उसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया, ब्यूरोक्रेसी डेवलप की कि मुल्क या कंट्रीज़ के जो अफेयर हैं वे एक अच्छे तरीके से चल सकें। हम सब जानते हैं कि जो कंट्रीज़ के अफेयर होते हैं वो डेमोक्रेसी ज़्यादा चलाती है। डेमोक्रेटिक तो चलाती है, कंट्री के जो ज़्यादा अफेयर्स हैं वो ब्यूरोक्रेटिक अफेयर होते हैं। ब्यूरोक्रेसी कंट्री को लेकर चलती है। ओके, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया। और उसके साथ उनका ये भी बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की। यही वजह है कि यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की परमिएबल सेटअप था। इट्स मीन डैट कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को चेंज नहीं किया जाना था। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास की थी? लियाकत अली खान ने की थी। ही इज अचीवमेंट। ओके, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सक्सेसफुली साइंड द सीज फायर विद द इंडियन इन कश्मीर। वी नो डैट कि कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा किया। फिर 1947-1948 में मुजाहिदीन ने हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़ी, कुछ हिस्सा कश्मीर का आज़ाद करवा लिया गया। लेकिन जो इंडिया था वो जंग बंदी करवाने में कामयाब हो गया। वो यूनाइटेड नेशन के पास गया। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कश्मीरियों को उनकी आज़ादी, उनको हक़ खुद अरादियत दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसा नहीं हो सका। तो ये डॉक्टर लियाकत अली खान थे जिन्होंने सीज़ फायर को इंडियन कश्मीर में ख़त्म किया, एक मुआहदा साइन किया। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल बैंक इन 1949 में इस्टेब्लिश किया। इससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में स्टेट बैंक इनैगोरेट किया था। ओके, और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तान को पहले कायद-ए-आज़म की मौत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा, तो उसके साथ ही एक सिंसियर लीडर लियाकत अली खान भी इस दुनिया से चल बसे। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो उसमें आता है ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन पाकिस्तान की हिस्ट्री के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं। और उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि प्रोफेसी ऑफ इन पंजाब की प्रोटेक्शन की मूवमेंट उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। उसके साथ फूड प्रॉब्लम पंजाब में उनकी एक प्रॉब्लम थी। उसके साथ एक एंटी अहमदिया मूवमेंट चली थी। एंटी अहमदिया मूवमेंट, हम जिनको अहमदी कहते हैं या कादियानी कहते हैं, जिनका एक अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई आखिरी नबी आ सकता है। यही अहमदी या कादियानी मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो उनके अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी ने एंटी अहमदी मूवमेंट चलाई। ये भी प्रॉब्लम्स था क्योंकि क्राइसिस हुए, स्ट्राइक हुए, तो गवर्नमेंट को टैकल करना होता है इन तमाम चीज़ों को। उसके साथ साथ एक चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि मुमताज़ दुल्ताना को अपॉइंट किया गया और वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता था और उसके साथ उसके जो दूसरी पार्टी से उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। और फर्स्ट टाइम जो लाहौर में मार्शल लॉ को भी इम्पोज कर दिया गया। इन तमाम प्रॉब्लम्स को ये टैकल ख्वाजा निज़ामुद्दीन नहीं उस तरह से अहसन तरीके से कर सके, जिसकी बिना पर अप्रैल 1953 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इनको रिमूव कर दिया। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ें तो मोहम्मद अली बोगरा जो कि पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे,
वो एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए। ओके, फर्स्ट उन्होंने क्या किया कि डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर के बाद उन्होंने मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, ये पहले भी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट उन्होंने शो की। उसके साथ उनकी फर्स्ट अचीवमेंट थी, उन्होंने ये किया था कि फेमस बोगरा फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया। बोगरा फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया। बोगरा फार्मूला से पहले फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट आई, सेकंड बीपीसी रिपोर्ट आई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली फर्स्ट डिसॉल्व हुई, उसके बाद बोगरा फार्मूला आया। बोगरा फार्मूला के बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली आती है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 बनता है। बोगरा फार्मूले के मुताबिक उर्दू और बंगाली को दोनों को नेशनल स्टेट का दर्जा दिया गया, और उसके साथ साथ जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया गया, उसमें दोनों को ईस्ट और वेस्ट को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्टेटस प्रोवाइड किया गया, और सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया था। ये बोगरा फार्मूला था। लेकिन जो 1954 में अक्टूबर को जो गवर्नर जनरल था उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिसॉल्व कर दी थी, और बोगरा को क्या कहा था कि अपना फार्मूला पेश करे, और उसके साथ उसे प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रखा था। ओके, लेकिन जो उस वक्त जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन, उन्होंने इस असम्बली को डिसोल्यूशन को चैलेंज किया। जो हाई चीफ कोर्ट था सिंध में उसने इसके हक में फ़ैसला दिया, लेकिन जो फेडरल कोर्ट था उसने स्पीकर कौमी असम्बली मौलवी तमीज़ुद्दीन के फैसले को रिजेक्ट कर दिया। ओके, और इन तमाम क्राइसिस के बाद जो बोगरा था उसको गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने अगस्त 8, 1955 में डिसमिस कर दिया था। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ें, चौधरी मोहम्मद अली, ये फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के। इसकी गवर्नमेंट में हिज गवर्नमेंट अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ऑन द अगस्त 11, 1955। मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस वक्त गवर्नर जनरल के पास वास्ट पावर्स थी। ओके, गवर्नर जनरल के पास एक प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा अथॉरिटी थी। ओके, उसने क्या किया, he succeeded in framing the Constitution 1956 which was implemented on March 23, 1956। चौधरी मोहम्मद अली ने 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोड्यूस किया, क्रिएट किया, जिसको इस कंट्री में मार्च 23, 1956 में इम्प्लीमेंट करवाया गया। और उसके साथ ही मेड द पॉलिटिकल ब्लंडर ऑफ अपॉइंटिंग डॉक्टर खान साहब रिपब्लिकन पार्टी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। उसके साथ इसने क्या किया, एक ब्लंडर किया था जिसमें उसने डॉक्टर खान साहब जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे उसको वेस्ट पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर बना दिया। ओके, और ये रिपब्लिकन पार्टी ना तो मुस्लिम लीग पार्टी थी और ना ही अवामी पार्टी थी, तो जिसकी बिना पर इन्होंने जो मुस्लिम लीग पार्टी थी या अवामी पार्टी थी उसने हैटर किया। ओके, अगर हम नेक्स्ट बढ़ें, तो मैनी लीगर्स स्टार्टेड अपोजिंग हिम ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ रिपब्लिकन एज अ सीएम। तो यही बात अगेन रिपीट हो रही है कि जो मुस्लिम लीग के थे या जितने भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर थे वो इसको पसंद नहीं करते थे, वो नहीं चाहते थे कि रिपब्लिकन पार्टी का कोई लीडर एज अ सीएम काम करे। तो इस वजह से उन्होंने चौधरी मोहम्मद अली बगोरा के चौधरी मोहम्मद अली के अगेंस्ट हो गए, जिसकी बिना पर इन्हें सितंबर 8, 1956 को रिज़ाइन करना पड़ा। ओके टेस्ट स्टूडेंट, अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ें तो उसमें आता है हुसैन शहीद सोहरावर्दी। ये पाकिस्तान के 5th प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या जो इन्होंने काम किया उसमें ये था कि ये 12 सितंबर 1956 को अपॉइंट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर। और उस वक्त किसने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट हैं, और ये प्रेसिडेंट कैसे बने, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट बने थे। ओके, और इन्होंने क्या किया, द इश्यू ऑफ इलेक्टोरेट सिस्टम कॉस्ट हिम हिज ऑफिस, कि इनके टाइम में इलेक्टोरेट सिस्टम का इश्यू हुआ, और इन्होंने 10 अक्टूबर 1956 में इलेक्टोरेट बिल पास करवाया असेंबली से, और इन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट इन ईस्ट पाकिस्तान
एंड सेपरेट इलेक्टोरेट इन वेस्ट पाकिस्तान को में इंट्रोड्यूस करवाया या ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई। नेक्स्ट अगर बात की जाए, सिमिलरली वन यूनिट सिस्टम आल्सो बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर हिम। वन यूनिट सिस्टम माय डियर फेलोज 1955 में वन यूनिट सिस्टम आता है और ये वन यूनिट सिस्टम चौधरी मोहम्मद अली ने दिया था। और ये वन यूनिट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था कि जो बंगाल था, जो बांग्लादेश था जिसको अब हम बांग्लादेश कहते हैं, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वो एक ही सूबा था। लेकिन अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त 4 सूबों में मुश्तमिल था। अभी भी 4 सूबे हैं जिसमें पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है और उसके साथ फेडरेटिंग यूनिट हैं, फेडरल के अंडर जो एरिया थे वो हैं। तो इधर 4 सूबे थे, उधर एक सूबा था, तो इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए चौधरी मोहम्मद अली ने क्या किया, वन यूनिट स्कीम लेकर आया। वन यूनिट स्कीम कब इम्पोज हुई? वन यूनिट स्कीम अक्टूबर 14, 1955 को इम्पोज हुई थी। और यही स्कीम इसके लिए हुसैन शेख सोहरावर्दी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और बाद में इस स्कीम को ख़त्म भी कर दिया गया था। ओके, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के बेस बनाते हुए इसको डिसमिस कर दिया गया ऑन अक्टूबर 10, 1957 को। अगर हम नेक्स्ट बात करें, आई चंडीगढ़, ये पाकिस्तान के 6ठे प्राइम मिनिस्टर हैं और इनको अक्टूबर में अपॉइंटमेंट किया गया, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर में इनको रिज़ाइन भी कर दिया। इट्स मीन डैट कि कुछ माह ये पाकिस्तान की तारीख के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और इसमें जो ही आस्क्ड द कोलिशन पार्टीज टू सपोर्ट इन इंट्रोड्यूसिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट इन वेस्ट पाकिस्तान, इसने कहा था कि वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट इलेक्टोरेट का हामी था जिसको अब हम पाकिस्तान कहते हैं, तो इसने कहा कि तमाम जो इत्तेहादी पार्टीज थी कि वो इसका साथ दें कि सेपरेट इलेक्टोरेट करवाया जाए वेस्ट पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनके इनकार करने पर इसने रिज़ाइन कर दिया था। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, मलक फ़िरोज़ खान जो पाकिस्तान के 7th प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी अपॉइंट किया गया दिसंबर 1957 में, लेकिन उनको अक्टूबर 1958 में रिमूव कर दिया गया। उनको रिमूव कैसे किया गया? जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया था। ओके, जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ को इम्पोज किया और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मार्शल लॉ लग गई थी। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट था वो सिकंदर मिर्ज़ा था। सिकंदर मिर्ज़ा ने जो मार्शल लॉ था वो डिक्लेयर किया और उसके बाद जो जनरल अयूब खान था उसने जो सिकंदर मिर्ज़ा को प्रेसिडेंट रहने दिया, लेकिन बाद में उसको भी रिज़ाइन करवा दिया और तमाम की तमाम जो पावर्स थी, जो भी अथॉरिटीज़ थी, वो खुद कमांड कर ली थी। लेकिन इसने क्या किया कि एंटी स्मगलिंग कैंपेन चलाई इन ईस्ट पाकिस्तान। ओके, इसने ईस्ट पाकिस्तान में एंटी स्मगलिंग चलाई थी। अब मैं थोड़ा अगर आपको इसका ओवरव्यू दूं 1947 से 1958 में, तो जैसा कि हम अब अपने इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि 1947 से 1958 तक पाकिस्तान की तारीख में 7 प्राइम मिनिस्टर आते हैं। 1947 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान की तारीख में 4 गवर्नर जनरल आते हैं और जो पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 साल बाद, या 1947 से लेकर 1957 या 7-8 साल बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मिलिट्री का इन्फ्यूजन थी, मिलिट्री का कुछ रोल था इसमें। तो इन बना पर पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली या अपनी जो प्रॉब्लम्स, इनिशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, पाकिस्तान उनको टैकल नहीं कर रहा था। इन चीज़ों को बेस करते हुए जनरल अयूब खान ने क्या किया? मार्शल लॉ को इम्पोज किया। नेक्स्ट अगर हम अयूब खान इरा की बात करें तो अयूब खान का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि अयूब खान का इंट्रो क्या था। अयूब खान 1907 में एक गांव रिहाना में पैदा हुए और उनके वालिद मोहतरम का नाम मीर दाद खान था जो कि जूनियर कमिश्नर ऑफिसर थे। जनरल अयूब खान ने अपनी अर्ली एजुकेशन अपने ही गांव में हासिल की और अपनी हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया
और इन्होंने अपना जो मिलिट्री कैरियर था वो कुछ इस तरह से स्टार्ट किया। उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लिया और रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पास होने के बाद या 1927 के बाद वो सेकंड लेफ्टिनेंट इन रॉयल ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए और 3 साल बाद वो 1930 में लेफ्टिनेंट बने। और उसके साथ साथ क्योंकि ये इंटेलिजेंट थे, ब्रेव सोल्जर्स थे, आईक्यू लेवल अच्छा था, बहुत ही शॉर्ट स्पैन में 1937 में वो कैप्टन के ओहदे पर भी फाइज हो गए और 1940 में वो मेजर भी आर्मी के मेजर बन गए। और सेकंड वर्ल्ड वार में उन्हें बर्मा में पोस्ट किया गया जहां उन्होंने बहुत से अहम कारनामे सर अंजाम दिए और पार्टीशन के वक्त उनको ब्रिगेडियर बना दिया गया और द ब्रिटिश आर्मी 1947। ओके, तो ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन था। और 1951 में वो अपॉइंटेड एज अ कमांडर इन चीफ हुए और उसके बाद एक पॉलिटिकल फिगर बनकर उभरे और उसके बाद 1950 में ये पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ बने, पाकिस्तान की आर्मी के कमांडर बन गए। ये थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन था कि किस तरह ये आर्मी में आए, किस तरह आर्मी में इन्होंने अपने ओहदे लिए, तमाम के तमाम स्टेटस हासिल किए। अगर हम मार्शल लॉ की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिकंदर मिर्ज़ा वाज अनपॉपुलर, मैं पहले बात कर चुका हूँ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर आते रहे, जो प्रॉब्लम थी वो टैकल नहीं हो रही थी। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि मुल्क को मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा। और ये मार्शल लॉ इम्पोज कब हुई? 7 अक्टूबर 1958 में इम्पोज होगी और ये डिक्लेयर किसने की थी? प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने। और जिसको बाद में, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ें तो अयूब खान ने इसको रिमूव कर दिया और तमाम के तमाम जो चार्जेस थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने खुद ले ली। ओके, और अगर हम ये भी कहें कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक गोल्डन इरा अयूब खान का इरा कहलाता है, क्योंकि इस इरा में, अयूब खान के इस इरा में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली तरक्की की, पाकिस्तान ने पॉलिटिकली भी तरक्की की। पाकिस्तान का 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी अयूब खान ही लेकर आए थे। अगर हम बात करें अर्ली इशू ऑफ अयूब इरा की, क्योंकि जो पास गवर्नमेंट थी 1958 से जो पहले गवर्नमेंट चली आ रही थी, अगर वो प्रॉब्लम कुछ थे तो अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाई। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि वो अर्ली इश्यूज़ क्या थे। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ये था कि नो लॉ ऑफ ऑर्डर डिक्टेटरशिप, के डिक्टेटरशिप के लिए रिजेक्शन थी, स्ट्रिक्ट लॉ थे। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, उसके बाद डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज थी वो अनबैलेंस थी, जो हमारी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो वीक थी, जो टेक्नोलॉजी थी, जो वेपन्स था या जो डिफेंस था वो बहुत ही कमज़ोर था। उसके बाद सोशल डिमोरलाइजेशन थी, सोशल डिस्पैरिटी थी, शुगर के क्राइसिस भी थे। और उसके बाद जो हमारी इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं कि जो चीज़ें बाहर सेल करने की पॉलिसीज़, चीज़ें बाहर से लेने की या चीज़ें बाहर से ख़रीदने की, ये बहुत ही कमज़ोर थी। और उसके साथ जो एक्चुअली बांग्लादेश का जो रवैया था, ईस्ट पाकिस्तान का रवैया, वो कुछ स्टार्ट से ही अच्छा नहीं था। उसके कुछ ज़िम्मेदार तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं और कुछ ज़िम्मेदार वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं। उसमें ज़्यादातर जो ज़िम्मेदार हैं वो पॉलिटिकल्स लीडर हैं। अगर हम बाद में बात करेंगे, भुट्टो की बात करेंगे, मुजीबुर रहमान की बात करेंगे, तो उन्होंने ये तमाम के तमाम एक राह हमवार की कि जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश डिक्लेयर किया गया और वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट, अगर हम रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय अयूब खान की बात करें तो लीगल रिफॉर्म्स लेकर आए। लीगल रिफॉर्म्स में मुस्लिम फैमिलीज लॉ था। मुस्लिम फैमिलीज लॉ में क्या था कि ये लॉ ये कहता था कि 18 ईयर से कम 18 ईयर फीमेल मेल के लिए और 16 ईयर आई थिंक फीमेल के लिए होगी उम्र तो ये शादी करवा सकेंगे। लेकिन इस्लाम ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगाई। औरतों का राइट था, औरतें ये कह रही थी कि फैमिली ऑर्डिनेंस लाया जाए, लेकिन उलमा इकराम इसके अगेंस्ट थे। लेकिन ये फिर भी, क्योंकि उस वक्त डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी, लेकिन ये फिर भी उन्होंने क्या किया, मुस्लिम फैमिली लॉ लेकर आए थे ऑन द मार्च 1961 में। उसके बाद अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी में जो अयूब खान थे उन्होंने
यूएस मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट द सोवियत यूनियन के अगेंस्ट उन्होंने यूएस मिलिट्री अलायंस किया था, इत्तेहाद किया था। उसके साथ अगर रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज़ की बात की जाए तो रिलेशन उसमें फर्स्ट आता है अमेरिका के साथ, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ रिलेशन की बात करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन के साथ बात करेंगे, चाइना के साथ बात करेंगे, सोवियत यूनियन के साथ बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करें रिलेशन विद द सोवियत यूनियन, पाकिस्तान के जो सोवियत यूनियन के साथ कुछ रिलेशन इतने अच्छे खास नहीं थे, ओके, क्योंकि जो सोवियत यूनियन का ज़्यादा जो रुझान था वो इंडिया की जानिब था, ओके। पाकिस्तान के साथ इनके इतने कुछ बेहतर तल्लुकात नहीं थे, लेकिन फिर भी स्टार्ट में जो सोवियत गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान को लोन भी दिया, पाकिस्तान को ऑयल भी एक्सप्लोर करके दिया, और 1965 में जो एक ऑफिशियल विजिट भी हुआ, पेड ऑन द ट्रेड हुआ, और ऑयल एक्सप्लोरेशन दोबारा हुई। इन जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन ने होस्टेड अ पीस कॉन्फ्रेंस बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एट ताशकंद मुआहदा किया गया, जिसका आगे जो अयूब खान को नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। उसके साथ 1968 में जो सोवियत यूनियन बिगेन टू सप्लाई आर्मी टू पाकिस्तान अगेंस्ट द अमेरिका, सोवियत यूनियन ने 1968 में अमेरिका के खिलाफ आर्मी भी पाकिस्तान को प्रोवाइड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन विद द चाइना की बात करते हैं। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ स्टार्ट में ही बहुत अच्छे रिलेशन हैं। उन्होंने 1963 में जो पाकिस्तान और चाइना ने आपस में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था या बॉर्डर का जो इशू था वो सॉल्व किया, और उसके साथ 1964 में जो चाइना ने एक सेटलमेंट बनाई कि पाकिस्तान की जो पुलिसेस हैं ऑन द कश्मीर उनको सपोर्ट किया, और जो 1965 की जंग थी उसमें चाइना ने पाकिस्तान की भरपूर मिलिट्री एड की, भरपूर मिलिट्री अखलाकी तौर पर भी और इकनॉमिकली तौर पर भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और इंडिया को डिप्लोमेटिकली प्रेशराइज किया। अगर हम नेक्स्ट बात करें रिलेशन विद ब्रिटेन की, रिलेशन विद ब्रिटेन में ये आता है कि पाकिस्तान के जो ब्रिटेन के साथ रिलेशन थे वो कुछ इतने गॉड स्ट्रेंड थे। उसके साथ ब्रिटेन ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया इन द रिजॉल्व फॉर 1965 की जंग में, और जो ब्रिटेन थे उन्होंने जो इंडिया पर क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस किया है ऑन द 6 सितंबर 1965, क्योंकि ये जंग इंडिया की तरफ से इम्पोज की गई थी। इंडिया ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमला किया था, तो इस वजह से उन्होंने जो ब्रिटेन थे उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। अगर हम बात करें रिलेशन विद द यूएसए के साथ रिलेशन की बात की जाए तो इन 1958 में जनरल अयूब खान स्टेटेड दैट वी आर द मोस्ट अलाइड एली ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट, कि हम यूनाइटेड स्टेट के इत्तेहादी हैं। और उन्होंने, अगर मैं यही कहूँ कि जो अमेरिका को जब पाकिस्तान से कोई मफाद नज़र आता है तो वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है, लेकिन जब उसका मफाद निकल जाता है तो वो पाकिस्तान को पसे पर्दा छोड़ देता है। तो यही वजह है कि कभी पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे थे तो कभी पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब थे। उसने कभी तो कहा कि जो कश्मीर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए, कभी उसने कहने को तो रोज़ कहता है लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाता, अगरचे वो एक डेवलप कंट्री है। तो अगर हम नेक्स्ट इसके कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में क्या है कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी चाइना के साथ अच्छी थी, लेकिन जो चाइना के रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना अयूब खान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से अयूब खान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम स्लाइड्स की बात करें तो उसमें आता है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल में माय डियर स्टूडेंट, पाकिस्तान का पहले कैपिटल था कराची। अगर कराची की बात की जाए तो कराची में तमाम की तमाम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं क्योंकि वहाँ सी पोर्ट है। और अगर वहाँ ही कैपिटल रखा जाए तो वहाँ करप्शन होने का या ब्यूरोक्रेसी का इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ कैपिटल इस वजह से बनाया था क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक़्त अल्टरनेट में कुछ भी नहीं था, और कराची पर इंडिया का हमला करना भी आसान था। ओके, तो जिसकी बिना पर एक प्री प्लान्ड जो इस्लामाबाद था उसको एक कैपिटल बनाया गया। इस्लामाबाद इट इज़ नॉट अ नेचुरल सिटी, इट इज़ क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। इस्लामाबाद को क्रिएट किया गया था। ओके, और ये खूबसूरत सिटी है जो कि इंसान ने खुद क्रिएट की है। तो पहले क्या हुआ कि जो कराची से पहले कैपिटल शिफ्ट हुआ रावलपिंडी में,
इट्स मीन डैट कि कुछ ऑफिस रावलपिंडी पहले आए, रावलपिंडी से फिर ये हुआ इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था कैपिटल। ओके, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कैपिटल पर अगर कब्ज़ा हो जाए तो इट्स मीन डैट के पूरे मुल्क पर कब्ज़ा हो जाता है। और पाकिस्तान के कैपिटल पर कब्ज़ा करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो सिक्योर है क्योंकि माउंटेन रेंजेस है, और उससे पहले अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करने के बाद ही वो इस्लामाबाद पर ऑक्यूपाइड हो पाएगा। ओके, तो ये तो था कि कैपिटल क्यों शिफ्ट किया, किस वजह से किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में ये है कि जो अयूब खान ने फैसलाबाद में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया, उसके साथ जो हैवी मशीनरीज थी या जो फ़ैन इंडस्ट्री गुजरात में उसने इस्टेब्लिश की, उसके साथ साथ उसने स्पोर्ट इंडस्ट्री ने सियालकोट में इस्टेब्लिश की। और आज भी जो सियालकोट की स्पोर्ट इंडस्ट्री वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और उसके साथ इसने क्या किया कि स्मॉल और मीडियम साइज़ की मिल्स भी पाकिस्तान में प्रमोट की, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई, गुड्स को इम्पोर्ट किया और फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट भी किया। इसके साथ उसने ये भी किया कि जो लोकल वो कंपनीज हैं उनको भी प्रमोट किया गया। ओके, लोकल कंपनीज को उसने बढ़ाने की कोशिश की, फ्री लोन स्कीम दी गई, आसान शराइत पर कर्जे भी दिए गए थे, और कैपिटलिज्म को इसने प्रमोट किया था। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की जाने बढ़ें तो उसमें आता है साइंस टेक्नोलॉजी एंड एयरलाइन डेवलपमेंट। इसके दौर में साइंस में भी बहुत ही साइंस ने भी बहुत तरक्की की थी, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया गया था। उसके बाद फर्स्ट जो सैटेलाइट था अलबदार AL बदार आल्सो लॉन्च किया गया फॉर द रिसर्च पर्पस के लिए। और उसके साथ जो अयूब खान था, अयूब खान उसने जो एयरलाइन में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी, साइंस और सैटेलाइट के फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की। अगर हम रिफॉर्म्स इन मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान का फर्स्ट पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेशन इन लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया इन द नवंबर 25, 1964 में, जिसको हम कॉमनली कहते हैं PTV, पाकिस्तान टेलीविज़न। और आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न की जो नशरियात हैं वो दूसरे प्राइवेट चैनल से कहीं ज़्यादा सिविलाइज्ड और प्रॉपर और वेल मैनेज्ड हैं। नेक्स्ट हम बात करें इस स्लाइड की तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट आता है फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसने PID जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की, जिसका मेन पर्पज़ ये था कि जो पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। अगर इंडस्ट्रियलाइज होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, 1 बिलियन सेटअप किया इन द कैपिटल्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसने फार्मिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया। फर्स्ट है हैवी इंजीनियरिंग है, उसके साथ है फर्टिलाइज़र है, शुगर है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है। उसने इन तमाम की तमाम इंडस्ट्री को प्रमोट किया। अगर एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात की जाए तो एजुकेशन रिफॉर्म्स में प्राइमरी एजुकेशन आ जाती है, सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है, न्यू करिकुलम आ जाता है, बिल्डिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्सेज, इम्प्रूव साइंटिफिक एजुकेशन और सिविल डिफेंस ट्रेनिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके दौर में रिफॉर्म्स आई थी। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की जाए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में लैंड रिफॉर्म्स की गई और ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई। लैंड रिफॉर्म्स में ये था कि अगर किसी के पास 500 एकड़ एक ज़रखेज़ ज़मीन है और या 1000 एकड़ अनएरीगेटेड है, यानी जिसको दरियाई पानी या नहरी पानी नहीं लगता, वो इतनी रख सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता। उसके साथ उसने तालाब क्रिएट किए और जगीरों को ख़त्म करवाया। उसके साथ टेंट को प्रोटेक्ट किया और लोगों में टेंट को तकसीम भी किया, टेंट के राइट भी दिए। टेंट ये होता है कि कोई ज़मीन गवर्नमेंट की है तो वो गवर्नमेंट अपनी ज़मीन लोगों को परचेज कर सकती है और लोग उसको इंस्टॉलमेंट के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। उसके बाद उसने डैम भी तामीर किए, तरबेला डैम, मंगला डैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम इसके दौर में तामीर किया गया। उसके साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हुई। जो किसान थे उनको कर्ज़े दिए गए, ट्रैक्टर्स दिए गए, सीड्स दिए गए, डिफरेंट न्यू बीज दिए गए, जिससे पाकिस्तान एग्रीकल्चर तौर पर भी पाकिस्तान बहुत अहम तरक्की की। क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 60 डायरेक्टली इन्वॉल्व है और 80% इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है।
तो ये अगर हमें तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर में भी बहुत अहम किरदार अदा करना होगा। अगर हम नेक्स्ट 1959 की बात करें तो अक्टूबर 1959 में अयूब खान बेसिक डेमोक्रेसी लेकर आए। उसके साथ उन्होंने एक ऐसा प्लान दिया कि जिसमें जो लोग डायरेक्टली इलेक्ट द यूनियन काउंसिल को इलेक्ट कर सकते हैं, और इसके नतीजे में 8000 बेसिक डेमोक्रेट को इलेक्ट किया गया। ओके, हम इसी को कंटिन्यू करें कि जो बेसिक डेमोक्रेसी क्या थी। बेसिक डेमोक्रेसी ये थी कि अयूब खान एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसको हम बेसिक डेमोक्रेसीज के ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं ऑन द अक्टूबर 27 1959, और इसने लोकल गवर्नमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। और जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम था वो डिज़ाइन किया गया ऑन द मल्टीपल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कि मल्टीपल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम दिया गया। इसमें इट वाज एक्सपेक्टेड बोथ टू मोबिलाइज द मैसेज ऑफ पीपल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम बेसिक डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें जो रूरल एरियाज ज़्यादा आ जाते हैं उनको ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। अगली नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ अ 4-tiered hierarchical structure consisting of hierarchical। फर्स्ट है द यूनियन काउंसिल है, सेकंड है तहसील काउंसिल है, थर्ड है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और लास्ट है डिविजनल काउंसिल। अगर हम यूनियन काउंसिल की बात करें, यूनियन काउंसिल लोएस्ट है लेकिन बेसिक है, बेसिक सेटअप है, बेसिक टायर है ऑफ द सिस्टम है। यूनियन काउंसिल 5 से 8 गांव पर मुश्तमिल होती है, और इसमें जो पॉपुलेशन होती है वो 8000 से 15000 लोगों तक मुश्तमिल होती है। और उसके साथ 10 to 15 इलेक्टोरल वार्ड यूज़ किए जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं, और हर एक में एक काउंसलर तैनात किया जाता है जिनको जो फ्रेंचाइज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। और एक काउंसलर की उम्र ऑब्वियसली 21 ईयर से ज़्यादा होगी, लेकिन जो वोट कास्ट करेगा उसकी उम्र भी 21 से ही ज़्यादा होनी चाहिए। और इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ ये है कि अपने इलाके में जुडिशियल, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्शन डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं फॉर द इलेक्शन द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द असम्बलीज, कि जो बाद में अयूब खान ने 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 1962 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें उसने इनको यूज़ किया था, इनसे वोटिंग करवाई थी जिसके नतीजे में वो प्रेसिडेंट बना था। अगर हम नेक्स्ट बात करें तहसील काउंसिल की बात करें तो जो यूनियन काउंसिल के बाद तहसील काउंसिल आता है, और ये भी इलेक्शन के ज़रिए ही तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं। इसमें भी असिस्टेंट होते हैं, कमिश्नर होते हैं, और इनका भी काम क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन डेवलप करना बिटवीन द यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दरमियान। अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी ये बेसिक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और ये भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ओवरकम करती है, उनको रिड्यूस करती है, जो भी लोगों के मसाइल होते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करती है। डिविजनल काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ऊपर होती है, और इसको डिविजनल कमिश्नर से हेड किया जाता है, और इसके में डिप्टी कमिश्नर भी आता है, वाइस चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, और ये आपस में एक कोऑर्डिनेट करके जो डिवीज़न के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको लेकर चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के फेलियर की रीज़न क्या थी? फर्स्ट ये था कॉमन मैन डिप्राइव ऑफ देयर राइट्स, कि जो एक आम पर्सन था उसके जो राइट्स थे वो डिप्राइव हो रहे थे। वो क्यों डिप्राइव हो रहे थे? क्योंकि वो ये कहते थे कि जो अयूब खान है ये एक डेमोक्रेटिक पर्सन नहीं है, ये एक डिक्टेटर है, और डिक्टेटर में उनको आज़ादी उस तरह एक कॉमन पर्सन को नहीं थी। उसके साथ उन्होंने जो वन मैन गवर्नमेंट फुल ऑफ द करप्शन, कि एक ही पर्सन गवर्नमेंट को चला रहा है, वो जो चाहे वो कर सकता है, कोई राइट नहीं दिया जा रहा लोगों को। उसके बाद जो ताशकंद डिक्लेरेशन था, मैंने आपको ये पहले बताया कि 1967 में जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था उसमें जो पाकिस्तान जीती हुई जंग यूएनओ को कहने पर, रशिया के कहने पर पाकिस्तान ने जंग बंदी की, और जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें ये बात अयूब खान ने ये करनी थी कि कश्मीर पर बात करनी थी, लेकिन ताशकंद डिक्लेरेशन में कश्मीर पर कोई भी बात नहीं हुई। कश्मीर के इशू को
एक टच ही नहीं किया गया था। उसके साथ जो लास्ट में इसकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी थी और डिसपेरिटी भी थी। तो ये वजह थी कि इसकी बना पर इसका यानी जो एक सेटअप था वो नहीं चल पाया था। एक गवर्नमेंट उस तरह से रन नहीं कर पाई थी, बेसिक डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। अगर हम 1960 की बात करें, 1960 में ये था कि अयूब यूज्ड द डेमोक्रेट्स फॉर द रेफरेंडम हेल्ड इन फरवरी 14 1960। जो बेसिक डेमोक्रेसी के ज़रिए जो इलेक्टोरेट हुए थे या जो इलेक्ट हुए थे मेंबर काउंसलर, उनको उसने यूज़ किया अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। और उसके बाद रेफरेंडम के नतीजे में वो 5 साल के लिए इस मुल्क का प्रेसिडेंट बना, और जिसने बाद में 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और 1960 में जो वाटर टेरिटरी थी, जो पाकिस्तान का जो वाटर इशू था वो इसने सॉल्व करवाया, जिसमें लिंक कनाल्स भी बनी, उसके साथ तरवेला डैम, मंगला डैम और भी डैम बने, और काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान का जो इशू था वो सॉल्व हो गया। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में 1965 की वॉर आती है और इलेक्शन आता है। इस वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया पर डोमिनेट किया, इंडिया का काफ़ी रकबा कब्ज़े में ले लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैरूनी ताकतों की वजह से पाकिस्तान को ये जो अपना रकबा हासिल था वो छोड़ना पड़ा। ताशकंद डिक्लेरेशन हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें वापस बुलानी पड़ी। अगर हम 1967 की बात करें तो उसमें भी यह है कि ताशकंद डिक्लेरेशन हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और ये ताशकंद डिक्लेरेशन करवाई थी रशिया ने करवाई थी, और रशिया का बेनिफिशियरी था इंडिया था, लेकिन पाकिस्तान को उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। और ये टाक चलती रही, 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलती रही, और ये सोवियत यूनियन ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद अगर हम बात करें ताशकंद डिक्लेरेशन की, तो ये हेल्ड इन मार्च 1 और 2 इन 1967 को हेल्ड हुई थी। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की जाने बात करें, फाइनल ईयर इन द ऑफिस ये था कि जो उस वक़्त जो ओपन अप निगोशिएशन ओपन अप हो चुकी थी, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जो उसका पहले फाइनेंस मिनिस्टर था, अयूब खान का उसने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, और जो हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान बाय याह्या खान, अयूब खान ने जो भी पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल था वो उसने याह्या खान को हैंड ओवर कर दिया था। और याह्या खान उस वक़्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था, चीफ एंड कमांडर बना था। अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो उसमें कंक्लूजन में जो पहले हम क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म क्या था? लोगों ने इसकी गवर्नमेंट पर करप्शन का क्रिटिसिज्म लगाया, नीपोटिज्म का क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसाइज़ किया, इसके जो फैमिलीज़ थी या जो इसकी बेटे थे उनका जो एटीट्यूड अच्छा नहीं था। उसके साथ जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, जो फातिमा जना के अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था इसने, इस वजह से भी लोग डिमोरलाइज हुए थे, जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो भी डिमोलिश हुई थी। उसके बाद गौहर अयूब करप्शन का वाक़या आता है, और जो शुगर की प्राइसेस थी वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके साथ एक ये भी फैक्टर था कि जो अयूब खान था उसकी भी तबीयत नासाजगार हो गई थी। अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो अगर तमाम पिछले हालात को देखा जाए तो जो जनरल अयूब खान का दौर था वो एक डेवलपमेंट का दौर था, एक डेवलप्ड दौर था। पाकिस्तान बहुत ही तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था। ओबियसली कोई ना कोई इशू ज़रूर होते हैं, हर इंसान एक परफेक्ट तो है नहीं, हर इंसान को इशू प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो अयूब खान का दौर था वो बहुत ही अच्छा दौर था। अगर हम नेक्स्ट बात करें याह्या खान की, तो आगा मोहम्मद याह्या खान, उसको अयूब खान ने अपनी जो भी पावर्स थी वो एज आ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको दे दी थी, और आगा मोहम्मद याह्या खान इन चीफ बने, और उसने क्या क्या वो भी इन जो कंडीशंस थी वो उनको ओवरकम करना चाह रहा था। ओके, तो जो आगा मोहम्मद याह्या खान था वो क्या बना, वो भी उसने मार्शल इम्पोज कर दी। ओके, मार्शल इम्पोज करने के बाद उसने भी कहा कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाएंगे, इलेक्शन करवाने के बाद मार्शल लॉ को ख़त्म कर दिया जाएगा और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। ओके, तो इसी तरह उसने आगा मोहम्मद खान याह्या को, जो भी अयूब खान था, उसने जो भी पावर्स थी उसने उसको हैंडेड ओवर कर दी, और वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर याह्या खान ने काम किया।
उसके बाद जब वो मार्शल लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना तो उसने एक लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर दिया। लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर ये था कि जो याह्या खान था वो 2.5 ईयर पावर में रहा, और उसने ओबियसली जब मार्शल लॉ लगी थी याह्या खान के दौर में तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन 1962 को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद वो एग्री नहीं कर रहा था कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया जाए, तो उसने क्या किया कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म लेकर आया जिसको उसने लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर का नाम दिया, और इसने ये इम्प्लीमेंट करवाया ऑन द मार्च 28, 97 में। ओके, जिसमें यह था कि ही एक्सपेक्टेड द डिमांड ऑफ वन मैन वन वोट गिविंग क्लियर मेजोरिटी टू ईस्ट पाकिस्तान ऑन द पॉपुलेशन बेस। ओके, उसने पॉपुलेशन बेस पर जो ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी लेवल पर एक आदमी का एक वोट के हक में या डिमांड को एक्सेप्ट किया। उसने ये कहा कि एक पर्सन को सिर्फ एक वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी, और जो इलेक्शन होगा वह मेजोरिटी वो पॉपुलेशन बेस पर होगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की जाने बात करें तो जनरल इलेक्शन 1917 में जनरल इलेक्शन हुआ, तो उसमें एक तो मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी थी और दूसरी पीपल्स पार्टी थी। ईस्ट पाकिस्तान में जो इसके कंसिक्वेंस थे, ईस्ट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें अवामी पार्टी ने ली, मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ली, और वेस्ट पाकिस्तान में 80 से प्लस जो सबसे ज़्यादा सीटें वो ली इसने भुट्टो ने ली थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ली थी। तो इस तरह ये इसके कंसिक्वेंसेस रहे थे। भुट्टो चाहता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मुजीबुर रहमान चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें भी मुजीबुर रहमान ने ली थी। तो इस वजह से इनकी चपकश चलती रही, तो जो बाद में जो पाकिस्तान के सेपरेशन का बहुत ही अहम हिस्सा बनी। अगर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की बात की जाए तो मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट रखे थे। फर्स्ट पॉइंट उसका ये था कि जो फेडरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रोविंसेस शुड बी अलॉटेड सीट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। उसने ये कहा था कि जो फेडरल है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है या जो प्रोविंसेस है उसको पॉपुलेशन की बेस पर सीटें अलॉट की जाएं। उसने ये क्यों कहा? क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। ओके, और सेकंड उसने डिफरेंस ये कहा कि जो डिफेंस है और फॉरेन अफेयर हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास रहें, और जो बाकी के जितने भी अफेयर्स हैं वो सूबों को प्रोवाइड कर दिए जाएं। सेकंड उसका ये पॉइंट था कि एक सेपरेट करेंसी फॉर द एवरी प्रोविंसेस, कि हर प्रोविंस के लिए एक सेपरेट करेंसी होनी चाहिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर दी जाए कि वो अपनी जो अपनी सेमी मिलिट्री फोर्सेस है या मालेशियन है उसको रिक्रूट कर सकें, उसको अपनी मर्ज़ी से भर्ती कर सकें। उसने जो फोर्थ पॉइंट ये दिया था कि जो टैक्स को रिसीव करने की पावर है वो सूबों के पास होनी चाहिए। ओके, पावर रिसीविंग टैक्सेस शुड बी विद ओनली द प्रोविंसेस विच वुड कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू सम एग्रीड फार्मूला। ओके, उसने फर्स्ट पॉइंट ये दिया। फिफ्थ पॉइंट उसका ये था कि ज्वाइंट कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज एंड विजिट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज, कि अदर कंट्रीज के साथ अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट ट्रेड रिलेशन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कर सकता है। उसने ये पाँचों छः के छः जो पॉइंट दिए थे उसने कहा था कि ये पॉइंट मेरे माने जाएं। ओके, और उसने ये पॉइंट दिए थे आफ्टर द ताशकंद डिक्लेरेशन टू अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर उसने ये पॉइंट दिए थे। लेकिन मैंने भुट्टो और मुजीब के डिफरेंस की आपको पहले बात की। भुट्टो चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मुजीब चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो इस तरह ये चपकलश बढ़ती गई, आपस में नाराज़गी बढ़ती गई, दूरियां बढ़ती गई। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है गल्फ वाइडेंट। गल्फ वाइडेंट में यह था कि याह्या मोहम्मद खान ने मीटिंग बुलाई नेशनल असम्बली की ऑन द मार्च 3, 1971, जिसमें भुट्टो ने जाने से इनकार कर दिया, और भुट्टो ने थ्रेट किया कि जो भी दूसरी पार्टीज़ हैं ईस्ट पाकिस्तान की अगर उसने ढाका में गई तो उनके लिए ख़तरा होगा। तो जिसकी बिना पर याह्या खान ने उस मीटिंग्स को और अवामी लीडर्स के जो भी था उनको पोस्टपोन किया और अवामी लीडर को एक डिफरेंट डायरेक्शन दी, और उसका नतीजा यही हुआ कि ऑन द मार्च 7 मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर किया कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जाए। उसने बांग्लादेश का नाम डिक्लेयर किया ईस्ट पाकिस्तान को, उसका एक फ्लैग भी बनाया और अपने वर्कर को ये डायरेक्शन दी, ये हदायत दी कि जो जितने भी वेस्ट पाकिस्तान के मेन और वुमेन हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। ओके,
वहाँ भी कत्ल का बाजार गर्म हो गया। नेक्स्ट जिसकी बिना पर मिलिट्री एक्शन हुआ, मिलिट्री एक्शन में ये था कि मिलिट्री एक्शन में बहुत ही ज़्यादा जो मुसलमान थे, ओबियसली पाकिस्तान में तो मुसलमान ही थे, उसमें जो बागी थे वो भी कत्ल हुए, और उसके साथ वो लोग जो प्रो पाकिस्तान थे या जो प्रो पाकिस्तान सिटीज़न थे या जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी थे, जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे, वो भी कत्ल हो गए, जिसकी वजह से लोगों में आपस में नफ़रत पैदा हो गई। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के दरमियान आपस में नफ़रत का बाजार गर्म हुआ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपस में जब ऐसी बढ़ती गई तो इंडो पाक वार 1970 में स्टार्ट हो गई। ओके, जिसकी बिना पर इंडो पाकिस्तान वार में जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इंडिया की थी नरेंद्र मोदी का भी बहुत ही ज़्यादा हाथ था, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उसने ईस्ट पाकिस्तान में अपना बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ था। वो ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बात इंटरनेशनल मीडिया पर भी करती थी, अपने मुल्क के मीडिया पर भी करती थी, और उसने पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर हैं उनको प्रेशराइज़ किया, और जिससे पाकिस्तान की जो वार है स्टार्ट हो गई। और इसमें जो रोल ऑफ अमेरिका है या जो दूसरे इस वार में जो था, उसमें यह था कि अमेरिका ने इस वार में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अमेरिका ने दोहली पॉलिसी इख्तियार की। और अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया ने भी अपने मुआहदे की वजह से, क्योंकि उसने इंडिया के साथ 20 ईयर का डिफेंस मुआहदा किया हुआ था, तो उसने भी पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया, सिरे से ही पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ओके, अगर हम बात करें रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन ने, जनरल असम्बली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने एक सीज़ फायर पास किया, रेजोल्यूशन जो 104 कंट्रीज़ के पास गई, जिसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को एज अ रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन जो जुल्फ़िकार भुट्टो था, उसने इसको रिप्रेजेंटेटिव को या इसको रेजोल्यूशन को फाड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के जो फ़ौजी थे वो इंडिया ने सरेंडर कर लिए, इंडिया ने पकड़ लिए, फिर भुट्टो ने उनको छुड़वाया भी था। उसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ भुट्टो इन द वार, वो मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि वो फ्रांस में गया, सेक्रेटरी जनरल से मिला, उसका वहाँ बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था, उसने उस रेजोल्यूशन को फाड़ दिया, जिसकी बिना पर जंग शुरू हुई और पाकिस्तान का बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। अगर कंसिक्वेंसेस ऑफ वार की बात करें तो जनरल नियाज़ी, जो कि उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के उधर जनरल थे, उन्होंने सरेंडर किया, जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर किया, अपना पिस्टल उन्हें दे दिया। तो इस तरह जो एक ईस्ट पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ ऑफ द सेपरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, उसमें यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा था, और उसके साथ जो बंगाली थे उनके साथ एक अनजस्टिस ट्रीटमेंट हो रहा था, और हिंदू टीचर्स का भी बहुत अहम रोल था। जो हिंदू टीचर्स थे उन्होंने भी बच्चों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, बच्चों का माइंड ही चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए नफ़रत पैदा कर दी इन द ईस्ट पाकिस्तान। उसके साथ जो पाकिस्तान इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की तरफ था, रीजनल पार्टीज़ थी, डिक्टेटोरियल रिजाइम था, इंडियन प्लान्स भी थे। इंडिया क्योंकि पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और एक जो मिलिट्री एक्शन याहिया खान या टिक्का खान की सरबराही में हुआ था, वो भी एक, उसके भी जो कंसिक्वेंसेस थे बहुत ही ख़राब थे। और जो भुट्टो साहब यूनाइटेड असम्बली में करके आए थे, यूनाइटेड नेशनल असम्बली में या यूएनओ में जो करके आए थे, उसके भी कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को बांग्लादेश की सूरत में भुगतने पड़े थे। और रशिया क्योंकि इंडिया के साथ 20 ईयर का पैक्ट कर चुका था, तो इस वजह से रशिया ने भी इंडिया का साथ दिया। और उसके साथ जो बड़ी पावर्स थी, अमेरिका था, रशिया था या बरतानिया, जितने भी थे, उन्होंने इनका साथ दिया, इंडिया का साथ दिया, पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया, जिसकी बिना पर पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया और बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो ये तो माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। आपने इसको सुना होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।